गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल छात्रों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। टॉपिक चल रहा था मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। दो प्रकार की प्रोसेस होती है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में दो बार केंद्रक का विभाजन होगा और एक बार कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक का विभाजन दो बार मतलब एक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो ये दो बार केंद्रक विभाजित होगा। दोनों बार केंद्रक विभाजित हो जाने के बाद जंतु कोशिका में एक बार कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। पादप कोशिका में दो बार केंद्रक का विभाजन तो होगा ही, कभी कभार दो बार कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। हो सकता है एक बार ही होता है, लेकिन कभी कभार दो बार होने की भी संभावना रहती है, जिसमें इसकी विभिन्न प्रावस्थाएं प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी एवं जटिल प्रावस्था मानी जाती, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट को आगे 5 उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाए और वो है एल, जेड, पी, डी, डी। एल, जेड, पी, डी, डी। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये पांचों प्रावस्था है वो प्रोफेज के अंतर्गत आती है। पहले ये 5 उप प्रावस्थाएं प्रोफेज फेज फर्स्ट में संचालित होगी और जैसे ही डाइकाइनेसिस पूरी हो जाएगी उनके बाद है वो मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद एनाफेज फर्स्ट और उनके बाद टीलोफेज फर्स्ट है वो संचालित होगी। सबसे पहले लेप्टोटीन उपप्रावस्था में गुणसूत्रों का संघनन होता है। जाइगोटीन अवस्था में युग्मन समान होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पैर बनने शुरू होते हैं, जिसे कहते हैं सिनेप्सिस का फॉर्मेशन। पैकाइटिन की इंपॉर्टेंट विशेषता है क्रॉसिंग ओवर होगा होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जीनों का ओवरलैप हो जाएंगे, जीन ओवरलैप हो जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, जिसे जीन विनिमय कहते हैं। और जीन विनिमय के कारण ही जीवों में वेरिएशन या विभिन्नता देखने को मिलती है। इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीन विनिमय होता है और जीन विनिमय के कारण जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। डिप्लोटीन में सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होना शुरू हो जाएगा और काइज़मेटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डिप्लोटीन से डाइकाइनेसिस में प्रावस्था प्रवेशित करेगी, धीरे धीरे काइज़मेटा का विघटन हो जाएगा और युग्म जो पैर गुणसूत्रों के जो जोड़े बने हैं वो तैयार हो जाएंगे मेटाफेज को संचालित करने के लिए। तो अब डिस्कस करते हैं प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी एवं जटिल अवस्था है। विशेष रूप से मादा जंतुओं में प्रथम पूर्वावस्था अत्यंत लंबी होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इन्हें 5 उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाए। वह है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के डायग्राम आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोटीन।
इसे साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर डिप्लोटिन अवस्था में क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं तथा ये लंबे दिखाई देते हैं। अर्ध गुणसूत्र प्रकट नहीं होते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन होता है। तो यहाँ पर लिखा गुणसूत्रों का संघनन, ये है वो यहाँ पर रहता है। और इसके उपरांत प्रोफेज फर्स्ट की द्वितीय अवस्था जाइगोटिन है वो प्रारंभ होती है। अब आती है जाइगोटिन। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे को आकर्षित करते हुए पैर या युग्मन बनाते हैं। तो अभी बताया था आपको युग्मन प्रारंभ यहाँ पर लिखा हुआ, जिसकी जो विशेषता है, खास विशेषता, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। युग्मन यानी कि समजात गुणसूत्रों का पैर जोड़ा बनना ही सिनेप्स कहलाता है। इस प्रकार युग्मन बनने की प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। तो जाइगोटिन में बनेगा सिनेप्सिस फॉर्मेशन। इस प्रकार जिसे बाइवेलेंट कहते हैं, और यही बाइवेलेंट निर्माण की प्रक्रिया सिनेप्सिस कहलाती है। गुणसूत्र युग्म के बीच सिनॉप्टिमल जटिल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और अर्ध गुणसूत्र अभी भी स्पष्ट नहीं दिखाई देते। पैकाइटिन, इस उपावस्था में गुणसूत्रों का संघनन होता है, जिससे गुणसूत्र छोटे व मोटे हो जाते हैं। अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट प्रकट होने से युगली अब टेट्राड के रूप में दिखाई देते हैं। समजात गुणसूत्रों में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण होता है। इस अवस्था का ये मुख्य लक्षण माना जाता है जीन विनिमय का होना। जीन विनिमय के लिए एंजाइमों का एक समूह, जिसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, उत्तरदायी होता है, और ये इसी अवस्था में प्रकट होते हैं और किसी भी अवस्था में प्रकट नहीं है। और इसी जीन विनिमय के कारण जीनों का आदान प्रदान है वो एक दूसरे क्रोमोसोम में हो जाता है, और इनके कारण ही जीवों में वेरिएशन या विभिन्नता देखने को मिलती है। उसके बाद आती है डिप्लोटिन। इस अवस्था में जो बाइवेलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसमें विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग घटने लगते हैं, और विनिमय बिंदु पर अंग्रेजी के एक्स आकार की संरचना बनती है, जिसे काइज़मेटा कहते हैं। काइज़मेटा वह संरचना है जहाँ पर जीन विनिमय हो चुका होता है। तो अंग्रेजी के एक्स आकार की संरचना को काइज़मेटा कहते हैं। काइज़मेटा वह संरचना है जहाँ पर जीन विनिमय हो चुका होता है। इस अवस्था के अंतिम चरण में काइज़मेटा गुणसूत्रों के सिरों की ओर ऊपर की ओर हटने लगते हैं। इस प्रक्रिया को काइज़मेटा टर्मिनलाइजेशन कहते हैं, यानी कि अब धीरे धीरे काइज़मेटा है वो विलुप्त होगा। विलुप्त होकर के डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस अवस्था की ओर अग्रसर होगी। ये सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स के विघटित होने की प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसका अब यहाँ पर क्या हो रहा है, विघटन।
डाइकाइनेसिस अर्धसूत्री की प्रोफेज प्रथम की ये अंतिम प्रावस्था डाइकाइनेसिस कहलाती है। इसमें काइज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन पूर्ण हो जाता है, बिल्कुल ही काइज़मेटा विलुप्त हो जाते हैं। सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स पूर्णतः विघटित हो जाता है। इस उप अवस्था के अंतिम चरण में केंद्रक कला का विघटन, केंद्रिक अदृश्य हो जाती है और गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं और धीरे धीरे तरकु तंतुओं का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और डाइकाइनेसिस अवस्था मेटाफेज के लिए तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से लेप्टोटीन की इम्पोर्टेंट विशेषता है गुणसूत्रों का संघनन। जाइगोटीन की विशेषता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पैर बनाना, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करना। पैकाइटीन अवस्था की विशेषता है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर करना। डिप्लोटीन की विशेषता है काइज़मेटा का बनना और सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होना। और डाइकाइनेसिस में धीरे धीरे केंद्रिक झिल्ली एवं केंद्रिक अदृश्य हो जाएंगे, तरकु तंतुओं का निर्माण होना प्रारंभ होगा और उप अवस्था मेटाफेज फर्स्ट के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद आती है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में युग्म के दोनों गुणसूत्र मध्यवर्ती पटलिका पर विन्यासित हो जाते हैं, जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। यानी कि अब ये जो गुणसूत्र पैर बने हुए हैं ये मेटाफेज में मध्य पटलिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। विपरीत ध्रुवों के तरकु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों से अलग अलग गुणसूत्र बिंदु पर जुड़ जाते हैं और जो होमोलोगस गुणसूत्र हैं उसका गुणसूत्र बिंदु है वो सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से जो तरकु तंतु बनते हैं वहाँ पर विन्यासित हो जाते हैं। मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि जो पैर के दोनों समजात गुणसूत्र हैं, पैर जोड़े में जो समजात गुणसूत्र बने हुए हैं, ये समजात गुणसूत्र एक दूसरे से विपरीत ध्रुव की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें गुणसूत्र बिंदु है वो विभाजित नहीं होता। तो एनाफेज की विशेषता है कि समजात गुणसूत्र के जो दोनों जोड़े हैं ये जोड़े एक दूसरे से विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें गुणसूत्र बिंदु का विभाजन है वो देखने को नहीं मिलता। उसके बाद आती है टीलोफेज फर्स्ट। इस अवस्था में केंद्र कला एवं केंद्री पुनः प्रकट होने लगते हैं, गुणसूत्र आंशिक कुंडलित हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन स्टार्ट हो जाता है। कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। द्विक का मतलब है कि एक जो मात्र कोशिका थी उसमें ये विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण है वो होगा। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को इंटरकाइनेसिस कहते हैं, यानी कि एक अर्धसूत्री विभाजन पहला ये हुआ प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। अब टीलोफेज फर्स्ट से स्टार्ट होगा प्रोफेज सेकंड। तो इनके बीच में जो कोशिकाओं के बीच में जो अंतराल पाया जाता है थोड़ा बहुत, इसे अंतरावस्था या इंटरकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तारक केंद्रों का द्विगुणन होता है, ये अल्प समय के लिए होती है और उसके पश्चात
प्रोफेज द्वितीय है वो स्टार्ट हो जाती है। आगे बात समझ, तो टेलोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकंड के बीच में जो अंतर पाया जाता है, थोड़ा बहुत अंतराल पाया जाता है, इस अंतराल को कहते हैं इंटरकाइनेसिस, यानी कि अंतरावस्था। और अंतरावस्था में तारक केंद्र जो तारक का है उसका डुप्लीकेशन होगा और कुछ समय के लिए रुक करके तुरंत तत्पश्चात है वो प्रोफेज द्वितीय अवस्था है वो शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से आज अपन ने अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बारे में डिस्कशन किया। कल है वो अपन अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय और अर्धसूत्री विभाजन का इम्पोर्टेंस महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों में अंतर कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।